दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो अब तक की सबसे बेहतर साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है, या फिर कह सकते हैं कि वो सबसे बेहतर साइंस फिक्शन मूवी है। और अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो निश्चित ही आपकी अब तक की फेवरेट मूवी होगी। इस मूवी में हमें 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रेडिक्ट किए जैसे ब्लैक होल, वार्म होल तथा टाइम डायलेशन जैसे फिनोमिनन को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिनमें से अभी तक हमारे पास टाइम डायलेशन और ब्लैक होल होने के प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल चुके हैं। तो वहीं वार्म होल अभी तक हमारे लिए गुत्थी बना हुआ है। और अगर बात की जाए आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हटके, तो इस मूवी में स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर इस मूवी में ब्लैक होल, इवेंट होराइजन, स्लिंग शॉटिंग, स्ट्रिंग थ्योरी, टाइम डायलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ ग्रेविटी एंड टाइम, बाइनरी कोड, मॉर्स कोड तथा वर्म होल जैसे फिनोमिनन को दर्शाने की कोशिश की गई है। खैर, इन सब कॉन्सेप्ट को हम तब समझेंगे जब आगे ऐसे सीन्स आएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि हमारी पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची, क्योंकि रोज यहाँ पे आंधी और तूफान आना अब एक आम सी बात हो गई है, जिस वजह से यहाँ पे अब फसल उगाना एक चुनौती बन चुकी है और पेड़ पौधों के मरने के कारण यहाँ पे खाने की कमी हो रही है। और अगर पृथ्वी वासियों ने जल्द से जल्द दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट नहीं ढूंढा तो फिर इसी पृथ्वी पे पूरी मानव जाति का अंत हो जाएगा। अब इसी पृथ्वी पे कूपर को दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार के साथ इसी माहौल में संघर्ष कर रहा है। कूपर के परिवार में उसकी एक बेटी मर्फ, उसका बेटा टॉम तथा उसके ससुर होते हैं। कूपर के घर में एक किताबों का कमरा होता है, जहाँ वहाँ रखी हुई किताबें खुद पे खुद नीचे गिरती रहती हैं। जब ये बात मर्फ अपने पिता कूपर को बताती है कि उस कमरे में कोई भूत है जो कि वहाँ रखी हुई किताबें इधर उधर गिराता रहता है। हालांकि कूपर एक साइंटिफिक पर्सन है तो वो इन बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन वो मर्फ को कहता है कि अगर उस कमरे में कोई भी असामान्य गतिविधि हो तो वो उसे ऑब्जर्व करे और नोट करे, इसके बाद कूपर को बताए। अगले ही दिन जब तूफान आता है तो जब कूपर विंडो बंद कर रहा होता है तो उसे मर्फ के कमरे में जमी धूल से बना पैटर्न नजर आता है। वो उसे डिकोड करने की कोशिश करता है और चंद ही पलों में वो उस पैटर्न को डिकोड करने पे पाता है कि कोई उसे ग्रेविटी के जरिए नासा के सीक्रेट बेस का लोकेशन कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। लेकिन वो कौन है और वो ऐसे कैसे कर पा रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। कूपर समझ जाता है कि मर्फ का भूत नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एनोमली है, तो वो उस पैटर्न को डिकोड करने के बाद नासा के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहाँ वो प्रोफेसर ब्रांड से मुलाकात करता है, जो कि नासा में एक साइंटिस्ट है। प्रोफेसर ब्रांड उसे बताते हैं कि अगली आने वाली पीढ़ियां हमारी अर्थ पे बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती, तो फिर इन्हें मानव जाति को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को ढूंढना होगा। और नासा ने पहले ही 12 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के पार अलग अलग ग्रहों पे भेजा है, ताकि अगर उन्हें कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट मिले तो वो नासा को अपने बीकन से सिग्नल भेज दे। जिन 12 एस्ट्रोनॉट्स को हैबिटेबल प्लेनेट की खोज में भेजा गया था, उनमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स के बीकन से नासा को सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, और जिन प्लेनेट से सिग्नल रिसीव हो रहा है वो तीनों गारगेंटुआ नामक ब्लैक होल के नजदीक हैं। प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं कि कोई अननोन एडवांस सिविलाइजेशन हम मानवों की मदद करना चाह रही है, इसीलिए उन्होंने 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल बनाया है, जिसकी मदद से हम उन हैबिटेबल प्लेनेट तक जा सकते हैं जिन ग्रहों से पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के बीकन से सिग्नल आ रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वर्म होल के बारे में जान लेते हैं। दरअसल वर्म होल किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टकट रास्ता होता है, जो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रकाश की गति से भी पहले पहुँचा सकता है। वर्म होल को अगर साधारण भाषा में समझे तो वर्म होल एक सुरंग की तरह काम करेगा, लेकिन ये सुरंग स्पेस और टाइम को साथ में जोड़ देती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैथमेटिकली प्रेडिक्ट करती है कि वर्म होल जैसा कुछ तो इस ब्रह्मांड में होना चाहिए। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल को लेकर भी प्रेडिक्शन किया था, जो कि अब एक हाइपोथेसिस ही नहीं बल्कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वर्म होल जैसा कुछ भी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। वर्म होल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग राय देते हैं। जो राय इन सब में कॉमन है वो है कि ये एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का रास्ता हो सकते हैं। अब क्योंकि कूपर पहले भी स्पेस में जा चुका है और वो एक कुशल एस्ट्रोनॉट के साथ एक कुशल पायलट भी होता है, तो फिर प्रोफेसर ब्रांड उसे प्रस्ताव देता है कि वो नासा के एस्ट्रोनॉट्स के साथ उन 3 प्लेनेट्स पे जाए जिनसे भी नासा को सिग्नल रिसीव हो रहा है, और उन तीनों प्लेनेट में से सबसे सुटेबल प्लेनेट की जांच करे जो कि मानवों के रहने के लिए सबसे सही हो। पृथ्वी को इस हाल में देख और आने वाली जनरेशन के लिए कूपर प्रोफेसर ब्रांड का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। कूपर को स्पेस में जाने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कूपर पहले भी स्पेस में जा चुका है। और अब एक कुल मिला के 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कि उस एंड्योरेंस यान की मदद से, जिसने कि पहले के एस्ट्रोनॉट्स को भी वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में पहुंचाया था, तो ये उस एंड्योरेंस से अपना फ्लाइंग शटल कनेक्ट करेंगे और उन तीनों ग्रहों के लिए निकल जाएंगे। और अगर इन क्रू मेंबर्स को उन तीनों ग्रहों में से कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट मिलता है जहां मानव जाति को बचाया जा सकता है, तो फिर इसके बाद प्रोफेसर ब्रांड के पास 2 प्लान होते हैं, प्लान ए और प्लान बी।
प्लान ए में प्रोफेसर ब्रांड सालों से एक एडवांस इक्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अगर सॉल्व हो जाती है तो फिर हम ग्रेविटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम बड़े बड़े विशाल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की ग्रेविटी से इजीली बाहर निकाल सकते हैं और वार्म होल के थ्रू उस हैबिटेबल प्लेनेट तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि मानव जाति का अस्तित्व बच जाएगा। तो वही प्लान बी होता है कि अगर उन 3 प्लेनेट्स में से कोई भी प्लेनेट अगर हैबिटेबल हो तो फिर नासा एंडोरेंस यान की मदद से 5000 फ्रोजन ह्यूमन एम्ब्रायज को वार्म होल के थ्रू उस हैबिटेबल प्लेनेट तक पहुंचाएगा, जिससे मानव जाति का यहाँ पे अंत भी हो जाता है तो भी उस हैबिटेबल प्लेनेट पे मानव जाति का अस्तित्व बचा रहेगा। आइए अब उन 3 क्रू मेंबर्स को भी जान लेते हैं जो कूपर के साथ इस मिशन में जाएंगे। ग्रुप की पहली मेंबर होती है एमिलिया, जो कि प्रोफेसर ब्रांड की बेटी होती है। ग्रुप का दूसरा मेंबर डोयल होता है, जो कि एक ज्योग्राफर है और साथ ही साथ एक एस्ट्रोनॉट भी होता है। ग्रुप का तीसरा मेंबर होता है रोमेली, जो कि एक फिजिसिस्ट है और साथ ही एक एस्ट्रोनॉट भी होता है। ग्रुप का आखिरी और अंतिम मेंबर होता है कूपर, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब कूपर के इस मिशन में हामी भरने के बाद उसकी बेटी मर्फ उससे बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वार्म होल के उस पार समय धीमा होगा तो फिर वो शायद अपने पिता कूपर को कभी न मिल पाए। हालांकि कूपर भी ये बात भली भांति जानता है कि वार्म होल के उस पार ब्लैक होल के नजदीक उसके लिए टाइम बहुत धीमा हो जाएगा, तो वो मर्फ को एक घड़ी देता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है कि जब वो वापस आएगा तो वो दोनों अपने समय का कंपैरिजन करेंगे। आपको याद होगा कि कूपर ने मर्फ को कहा था कि किताबों वाले कमरे में कोई भी असामान्य गतिविधि हो तो वो उसे ऑब्जर्व और उसे नोट करे। तो मर्फ, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, उस कमरे में हो रही असामान्य गतिविधि को नोटिस कर यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई ग्रेविटी के जरिए उसे मैसेज देना चाह रहा है। तो वो उस मैसेज को डिकोड कर लेती है और उसे नोटबुक में स्ट्रेट लिख के नोट भी कर लेती है। वो कूपर को वो मैसेज बताती है, लेकिन कूपर मर्फ के ना चाहते हुए भी अब स्पेस प्रोग्राम के लिए निकल जाता है। इन चारों क्रू मेंबर्स के साथ एक एडवांस रोबोट भी होता है जिसका नाम टार्स है। ये अपने फ्लाइंग शटल को इजीली एंडोरेंस से कनेक्ट कर लेते हैं और अब इनके पास एक और एडवांस रोबोट हो जाता है, जो कि पिछले 23 सालों से एंडोरेंस के अंदर ही स्पेस में था और इस रोबोट का नाम होता है केस। इन 2 रोबोट्स के साथ ये चारों वार्म होल को पार करते हैं और जब एक गैरगेंटोवा नामक ब्लैक होल के पास होते हैं तो अब ये चारों फैसला करते हैं कि ये सबसे पहले मिलर के प्लेनेट पे जाएंगे। हालांकि एडमंड और डॉक्टर मैन के प्लेनेट से भी लगातार सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि मिलर के प्लेनेट पे जीवन होने की ज्यादा संभावना है। तो अब कूपर, डोयल और एमिलिया उस ग्रह पे जाने का फैसला करते हैं। तो वहीं रोमेली एंडोरेंस में ही रुककर उस ब्लैक होल का निरीक्षण करेगा, जो कि इन तीनों प्लेनेट्स को बांधे हुआ है। मिलर का प्लेनेट ब्लैक होल के सबसे नजदीक होता है, तो यहाँ पे बिताया गया 1 घंटा भी पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया है टाइम डायलेशन का, जिसकी उत्पत्ति भी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हुई थी। क्योंकि ये मूवी का एक्सप्लेनेशन है तो हम इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल टाइम डायलेशन स्पेस टाइम में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। अगर किसी ग्रह या स्टार की ग्रेविटी हमारी अर्थ से ज्यादा है या फिर हम किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो, तो इस केस में समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि स्पेस जो कि हमारे आसपास होता है या फिर हम इसे कोई प्लेनेट या स्टार मान लेते हैं, तो ये प्लेनेट या स्टार स्पेस टाइम को जितना कर्व करेगा उसमें टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। अब चूंकि ब्लैक होल स्पेस टाइम को इनफाइनेटली कर्व करता है, तो यहाँ पे समय बहुत धीमा गुजरेगा तथा इसके आसपास जितने भी प्लेनेट्स होंगे उन सब प्लेनेट्स में भी समय धीमा गुजरेगा। क्योंकि मिलर के प्लेनेट पे बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होगा, तो जाहिर तौर पर वो ग्रह हमारी पृथ्वी से भारी होगा तथा वहाँ पे ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा होगी। अब जब ये तीनों उस प्लेनेट पे उतरते हैं तो पाते हैं कि उस ग्रह पे पानी के अलावा और कुछ नहीं है, साथ ही यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, तो ये ग्रह मानवों के रहने लायक बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर यह ग्रह मानवों के लिए हैबिटेबल ही नहीं था तो फिर मिलर ने झूठी जानकारी क्यों दी। तो इसका जवाब है कि जब मिलर इस प्लेनेट पे उतरा होगा तो चूंकि पानी जीवन के लिए एक जरूरी सोर्स है, तो उतरने ही पर उसने अपना बीकन ऑन कर लिया रहा होगा और चंद ही पलों बाद मिलर इस ग्रह पे टाइडल वेव का शिकार हो गया होगा। मिलर द्वारा ऑन किया गया बीकन भी सिर्फ कुछ ही मिनट सिग्नल भेज पाया होगा, लेकिन उन कुछ ही मिनट में रिलेटिविटी के कारण पृथ्वी पे कई महीने साल बीत गए होंगे, जिस वजह से नासा को लगा कि उस प्लेनेट से कंटिन्यूअसली सिग्नल आ रहे हैं। इनको मिलर के यान का मलबा भी मिलता है और बीकन को हासिल करने की कोशिश में ये भी टाइडल वेव का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण इनके यान के इंजन में पानी चला जाता है, जिस वजह से ये इस ग्रह पे 1 घंटे की बजाय 3 घंटे बिता देते हैं। इसी बीच टाइडल वेव में इनके एक साथी डोयल की भी मौत हो जाती है।
इंजन के सूखने के बाद ये इस ग्रह से टेक ऑफ कर जाते हैं और जब ये एंडोरेंस में वापस पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जिस दौरान उन्होंने मिलर के प्लेनेट पे 3 घंटे बिताए थे, तो उसी दौरान उनके साथी रोमेली के लिए एंडोरेंस में 23 साल बीत चुके हैं। अब चूंकि एंडोरेंस यान पिछले 23 सालों से ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था, तो अब एंडोरेंस में लिमिटेड ईंधन बचा होता है। इसी बीच कूपर अपनी बेटी मर्फ द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज को देखता है और पाता है कि उसकी बेटी और बेटा दोनों बड़े हो चुके हैं, जहां मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी है जो कि नासा के लिए काम कर रही है। अब चूंकि इनके पास लिमिटेड ईंधन बचा होता है, तो ये बाकी 2 प्लेनेट्स में से सिर्फ एक ही प्लेनेट पे जा सकते हैं। अब ये तीनों डेटा और इन्फॉर्मेशन के आधार पर एडमंड के ग्रह पे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उधर से डॉक्टर मैन के प्लेनेट से भी लगातार सिग्नल रिसीव हो रहे हैं और ये डॉक्टर मैन का प्लेनेट एडमंड के प्लेनेट से भी नजदीक होता है। इसीलिए ये तीनों फैसला करते हैं कि पहले ये डॉक्टर मैन के प्लेनेट पे जाएंगे। सिग्नल को ट्रैक कर जब ये उस ग्रह के लिए रवाना होते हैं, तो पाते हैं कि इस ग्रह पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ तक कि यहाँ के बादल भी बर्फ के ही बने होते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पे प्रोफेसर ब्रांड को दिखाया जाता है, जो कि अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे होते हैं और मर्फ जब उनसे प्लान ए के बारे में पूछती है जिससे कि वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब प्रोफेसर ब्रांड मर्फ को एक खिला देने वाला सच बताते हैं कि प्लान ए और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि उस एडवांस इक्वेशन को पूरा करने के लिए ब्लैक होल में मौजूद सिंगुलरिटी के क्वांटम डाटा की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक नामुमकिन सा टास्क है, क्योंकि ब्लैक होल के सेंटर में अगर हम चले भी जाते हैं तो सिग्नल तो क्या बल्कि लाइट भी उससे वापस नहीं आ पाती। मर्फ यह सुन टूट जाती है, क्योंकि वो अब अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद मर्फ अपने पिता को एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भेजती है और बताती है कि अब प्रोफेसर ब्रांड इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही उनके प्लान ए के बारे में बताती है कि उनका प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि प्लान ए को सफल बनाने के लिए उन्हें ब्लैक होल में मौजूद क्वांटम डेटा की जरूरत पड़ेगी। मर्फ अपने पिता को ब्लेम करती है कि उन्होंने उसे अर्थ पे मरने के लिए छोड़ दिया है। अब जब कूपर ये वीडियो मैसेज देखता है तो वो भी टूट जाता है और उसे गिल्ट होता है कि उसने अपने परिवार को पृथ्वी पे मरने के लिए छोड़ दिया। जब ये तीनों डॉक्टर मैन के प्लेनेट पे उतरते हैं, तो ये डॉक्टर मैन को स्लीपिंग चैम्बर में डीप स्लीप में पाते हैं। डॉक्टर मैन को उठाने के बाद वो इन्हें बताता है कि इस ग्रह पे कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन इस ग्रह पे जीवन संभव हो सकता है। अब चूंकि ये प्लेनेट ब्लैक होल के उतना करीब नहीं होता, तो फिर ये सारे एस्ट्रोनॉट्स आराम से इस ग्रह का मुआयना करते हैं। जब डॉक्टर मैन और कूपर इस ग्रह का मुआयना कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर मैन कूपर को मारने की एक नाकाम कोशिश करता है, ताकि वो इस ग्रह से इनका एडवांस ड्रॉपशिप चुरा के यहाँ से निकल पाए, और वो इसमें सफल भी हो जाता है। डॉक्टर मैन इनके एडवांस ड्रॉपशिप को चुरा के निकल जाता है, तो वहीं कूपर को एमिलिया बचा लेती है। और अब हमें रिवील होता है कि डॉक्टर मैन इन सबको गलत डाटा भेजकर इन सबको गुमराह किया है, क्योंकि इस ग्रह में जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं है, बल्कि डॉक्टर मैन ने खुद को इस ग्रह से निकालने के लिए ये सब कॉन्स्पिरेसी रची थी। साथ ही डॉक्टर मैन अब इनके ड्रॉपशिप को चुराकर एंडोरेंस से मैनुअल डॉकिंग स्टार्ट कर देता है, तो वहीं कूपर और अमेलिया भी इस ग्रह से टेक ऑफ कर जाते हैं। कूपर के लाख मना करने के बावजूद भी डॉक्टर मैन मैनुअल डॉकिंग जब कर रहा होता है, तो मैनुअल डॉकिंग के दौरान एक धमाके में डॉक्टर मैन की जान चली जाती है। साथ ही एंडोरेंस को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, जिससे वो तेजी से स्पेस में घूमने लगता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से कूपर एंडोरेंस को स्टेबल करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अब इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता कि ये तीसरे ग्रह तक पहुंच सके। और इस ग्रह तक पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्लान ए पहले से ही एक फेलियर है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये स्लिंग शॉट का इस्तेमाल कर उस तीसरे ग्रह तक पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम स्लिंग शॉटिंग के बारे में जान लेते हैं। स्लिंग शॉट वह प्रक्रिया है जब हम एक स्पेसशिप या ड्रॉपशिप को किसी प्लेनेट या स्टार की ग्रेविटी का यूज कर उसे रफ्तार दे सकते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी स्पेसशिप में फ्यूल पर्याप्त मात्रा में न हो। आपको बता दें कि ईंधन की कमी के कारण हमारा इसरो स्लिंग शॉट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो वहीं नासा द्वारा इसका उपयोग सिर्फ रेयर केसेस में ही किया जाता है। क्योंकि अब एंडोरेंस में उस तीसरे ग्रह तक जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होता, तो अब कूपर का प्लान होता है कि वो पहले ब्लैक होल के ग्रेविटी में गिरेंगे, तथा जब वो इवेंट होराइजन के क्षितिज पे होंगे, तो ये स्पेसशिप और एंडोरेंस के बूस्टर एक साथ ऑन कर एक जोरदार धक्के से एंडोरेंस को उस तीसरे ग्रह की ओर भेजने की कोशिश करेंगे। जैसा आपको ज्ञात है कि अगर कोई भी पिंड ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर लेता है, तो फिर वो पिंड वापस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लैक होल उस पिंड को अपने सेंटर में खींचेगा, और ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलरिटी होती है, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, जिससे कोई पिंड तो क्या बल्कि लाइट तक वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ पे कूपर द्वारा की गई एक छोटी सी चूक भी पूरी मानव जाति पे भारी पड़ेगी। खैर, जब वे स्लिंग शॉटिंग कर रहे होते हैं, तो कूपर एक एक कर सारे बूस्टर ऑन कर देता है। अब चूंकि हमें पता है कि कोई भी वस्तु जितनी भारी होगी, तो उस वस्तु के ऊपर उतना ही अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जल्दी कूपर को पता चल जाता है कि ये एंडोरेंस के साथ लैंडर और ड्रॉपशिप को ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचने के लिए इन्हें एंडोरेंस से कुछ भार कम करना ही पड़ेगा।
जिसके बाद कूपर टार्स और लैंडर को एंडोरेंस से डिटैच कर देता है। यहाँ पे कूपर टार्स को इसलिए भी डिटैच करता है ताकि टार्स ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का डाटा उसे भेज दे, जिससे कि प्रोफेसर ब्रैंड का प्लान ए भी सफल हो जाए। लेकिन टार्स का कनेक्शन ब्लैक होल में एंटर करते ही कूपर से टूट जाता है। टार्स को डिटैच करने के बाद ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचने के लिए कूपर खुद के ड्रॉपशिप को भी एंडोरेंस से अलग कर देता है ताकि अमीलिया उस तीसरे ग्रह पे जा सके। डिटैच होने के बाद कूपर तेजी से ब्लैक होल के सेंटर में गिरने लगता है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से कूपर ब्लैक होल के सेंटर में बने एक टेसरेक्ट में फंस जाता है। इस टेसरेक्ट में खास बात यह होती है कि ये टेसरेक्ट 5th डायमेंशनल होता है, मतलब कि इस टेसरेक्ट में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन होता है। जिस तरह हम अपने 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आगे और पीछे देख सकते हैं, ठीक वैसे ही इस टेसरेक्ट में कूपर अपने पास्ट और प्रेजेंट को देख सकता है। ये जो टेसरेक्ट होता है ये एक कस्टम टेसरेक्ट है, जिसमें कूपर को उसी किताबों वाले कमरे में दिखाया जाता है जिसकी बात बचपन में मर्फ करती थी। आशा करता हूँ कि आपको मर्फ द्वारा किताबों के गिरने की बात याद होगी। कूपर इस 5th डायमेंशनल टेसरेक्ट में मर्फ को मैसेज देना चाहता है कि वो उसे जाने से रोक ले, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो मर्फ को संदेश नहीं भेज पाता। तभी कूपर को ध्यान आता है कि वो मर्फ तक अपना संदेश ग्रेविटी के जरिए पहुंचा सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो किसी भी डायमेंशन में आ जा सकता है। तो अब कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मोर्स कोड के जरिए मर्फ को अपना संदेश डिलीवर कर देता है। मूवी के शुरुआत में आपको याद होगा कि किताबों वाले कमरे में रखी किताबें खुद ब खुद इधर उधर गिरती रहती थी और तब मर्फ को लगता था कि उस कमरे में कोई भूत है। आपको ये भी याद होगा कि कूपर ने मर्फ को उस कमरे में होने वाली असामान्य गतिविधियों को ऑब्जर्व और उसे नोट करने की बात कही थी, जिसके बाद मर्फ फ्यूचर कूपर द्वारा मोर्स कोड की फॉर्म में भेजा गया मैसेज डिकोड कर उसे स्टे लिख के नोटबुक में नोट भी कर लेती है। लेकिन तब मर्फ को ये नहीं पता था कि उसे ये मैसेज भेज कौन रहा है। लेकिन प्रेजेंट वाली मर्फ अब समझ जाती है कि वो मैसेज कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर ही उसे भेज रहा था। मतलब कि उसके बचपन का भूत और कोई नहीं बल्कि खुद उसके पिता यानी फ्यूचर का कूपर ही था। रॉबर्ट टार्स, जिसको कूपर ने ब्लैक होल के सेंटर में छोड़ दिया था, वो दोबारा कूपर से कनेक्शन रीस्टेब्लिश कर देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट टार्स भी ऐसे ही किसी दूसरे टेसरेक्ट में फंसा हुआ है, जिस वजह से वो कूपर से बात कर पा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा सा मोर्स कोड के बारे में जान लेते हैं। दरअसल मोर्स कोड किसी भी मैसेज को सीक्रेटली भेजने का जरिया होता है। इस भाषा में मुख्यतः डॉट और डैश का इस्तेमाल होता है। कोई भी स्किल्ड ऑब्जर्वर इस भाषा को बहुत आसानी से समझ सकता है। इसके बाद फ्यूचर का कूपर ही पास्ट वाले कूपर को कमरे में जमी धूल को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसे नासा के सीक्रेट बेस का लोकेशन कोऑर्डिनेट्स देता है। इसके बाद रोबोट टार्स ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी का क्वांटम डाटा कूपर को बता देता है, जिससे प्लान ए भी सफल बनाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये होती है कि कूपर उस क्वांटम डेटा को प्रेजेंट वाली मर्फ तक पहुंचाए कैसे, जो कि अब एक साइंटिस्ट है। कूपर को ध्यान आता है कि उसने स्पेस में आने से पहले मर्फ को एक घड़ी दी थी, जो कि उसके और मर्फ के बीच की आखिरी निशानी थी। तो कूपर को लगता है कि वो उस घड़ी को लेने जरूर आएगी। इधर प्रेजेंट वाली मर्फ भी इसी ताक में रहती है कि शायद उसके पिता उसे मोर्स कोड की फॉर्म में कोई मैसेज भेज दे, क्योंकि 5th डायमेंशनल टेसरेक्ट है और इस टेसरेक्ट में टाइम और ग्रेविटी को पूरी तरह मैनिपुलेट किया गया है। यानी कि वो एडवांस सिविलाइजेशन जिसने ये टेसरेक्ट बनाया है वो भी निश्चित ही 5th डायमेंशनल सिविलाइजेशन होगी। इसी दौरान हम कूपर को कहते हुए सुनते हैं कि वो एडवांस सिविलाइजेशन जिसने ग्रेविटी को पूरी तरह मास्टर कर लिया है वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर के ही इंसान है। कूपर अभी 5th डायमेंशनल टेसरेक्ट में होता है, तो वो भी ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अब कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मोर्स कोड की फॉर्म में सारा क्वांटम डेटा घड़ी में ट्रांसफर कर देता है और घड़ी की सुई की हरकत देखकर प्रेजेंट वाली मर्फ समझ जाती है कि ये क्वांटम डेटा जो कि उसके पिता ने उसे भेजा है। मर्फ सारा क्वांटम डेटा डिकोड कर प्रोफेसर ब्रैंड के अधूरे इक्वेशन को भी पूरा कर लेती है। इधर क्वांटम डेटा ट्रांसफर करते ही टेसरेक्ट खुद ब खुद गायब हो जाता है और कूपर को शनि ग्रह के पास बाकी एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। कूपर की जब आंख खुलती है तो वो किसी विशाल स्पेस स्टेशन में होता है, जिसका नाम उसकी बेटी के नाम पे रखा हुआ है। क्योंकि टेसरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, तो वहाँ पे समय के गुजरने की गति भी धीमी रही होगी, जिस वजह से कूपर जब अपनी बेटी मर्फ से मिलता है तो पाता है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही होती है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसे हमेशा से यह विश्वास था कि कूपर उससे मिलने जरूर आएगा। मर्फ कूपर को उस तीसरे ग्रह पे जाने के लिए कहती है और बताती है कि अब उनका घर वही एडमंड का प्लेनेट है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमीलिया रोबोट केस के साथ उस तीसरे ग्रह पे बिना किसी दुविधा के आसानी से लैंड कर जाती है और अपना हेलमेट निकाल लेती है, जिससे हम ऑडियंस को पता चलता है कि ये एक हैबिटेबल प्लेनेट है। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि कूपर भी अमीलिया से मिलने उसी ग्रह के लिए निकल जाता है। वो उससे मिल पाता है या नहीं ये मूवी में नहीं दिखाया है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। आइए अब इस मूवी से जुड़े एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा, और वो ये है कि जब हम मानवों का आज यानी कि प्रेजेंट ही सुरक्षित नहीं है, तो फ्यूचर में मानवों का होना कैसे संभव हो सकता है, और वो एडवांस सिविलाइजेशन कौन है जो कि हम इंसानों की शुरू से लेकर अंत तक मदद कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर बात की जाए उस एडवांस सिविलाइजेशन की जिसने मानवों को बचाने के लिए एक आर्टिफिशियल वार्म होल बनाया तथा कूपर को बचाने के लिए ब्लैक होल के सेंटर में मानवों की हेल्प करने के लिए एक कस्टम टेसरेक्ट बनाया ताकि कूपर मॉर्स कोड के जरिए प्रेजेंट वाली मर्फ को संदेश दे सके। तो यहाँ पे जाहिर तौर से पता चलता है कि उस एडवांस सिविलाइजेशन ने पूरे यूनिवर्स के लॉस को मास्टर कर लिया है, जिस वजह से वो ग्रेविटी और टाइम या कहे कि स्पेस टाइम को अपने मनचाहे ढंग से मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि ये किसी दूसरे ग्रह की एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि हम मानवों की मदद कर रहे हैं, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन नहीं बल्कि खुद भगवान है जो कि अपने ही क्रिएशन को बचाने के लिए हम पृथ्वी वासियों की मदद कर रहे हैं। या फिर आपको याद होगा कि मर्फ ने प्रोफेसर ब्रैंड की अधूरी इक्वेशन पूरी कर ली थी, जिसके बाद मानवों ने ग्रेविटी पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। तो हम ये भी मान सकते हैं कि वो एडवांस सिविलाइजेशन और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर के ही मानव थे। लेकिन फिर यहाँ पे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बन जाता है, यानी कि अगर उन फ्यूचर के मानवों का पास्ट यानी कि हमारा प्रेजेंट ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम मानवों का फ्यूचर में होना कैसे संभव हो सकता है। इस पैराडॉक्स का एकमात्र सॉल्यूशन मल्टीवर्स की थ्योरी है। हालांकि इस थ्योरी का यहाँ पे बिल्कुल भी तुक नहीं बनता क्योंकि इस मूवी में कहीं भी पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र नहीं किया गया है। आइए अब एक और तरीके से इस पैराडॉक्स का हल निकालने की कोशिश करते हैं। कूपर जब टेसरेक्ट में होता है तो वो कहता है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन हम मानवों की मदद कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ही फ्यूचर यानी भविष्य के ही मानव है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? आइए इस सवाल का हल हम टेसरेक्ट में फंसे कूपर के पर्सपेक्टिव से ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। कूपर जब टेसरेक्ट में होता है तो वो पृथ्वी वासियों के लिए फ्यूचर का कूपर कहलाएगा तथा टेसरेक्ट में फंसे कूपर के लिए सारे पृथ्वी वासी उसका पास्ट कहलाएंगे। तो जब फ्यूचर का कूपर प्रेजेंट वाली मर्फ या फिर अगर हम कूपर के पर्सपेक्टिव से सोचे तो प्रेजेंट वाला कूपर पास्ट वाली मर्फ को मॉर्स कोड की फॉर्म में जब डाटा शेयर करता है तब तक तो हमारी ग्रेविटी की एडवांस इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हुई थी, यानी तब तक हम ग्रेविटी तक को मैनिपुलेट कर पाने में पूरी तरह असफल थे। तो आर्टिफिशियल वार्म होल बनाना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि ग्रेविटी की इक्वेशन भी फ्यूचर के कूपर की मदद से ही सॉल्व हुई थी और वो एडवांस सिविलाइजेशन मूवी की शुरुआत से ही हम मानवों की मदद कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो एडवांस सिविलाइजेशन हम मानव नहीं बल्कि यूनिवर्स की ही कोई एडवांस सिविलाइजेशन या भगवान थे जो कि मूवी की शुरुआत से ही हमारी मदद कर रहे थे। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कर सकते हो।